गुड मॉर्निंग। आज आपको बता रहे हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले वीडियो पढ़ा था अभिक्रिया के वेग से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़े थे और अभिक्रिया के वेग को 3 प्रकार से प्रदर्शित किया गया वो पढ़ा था। आज पढ़ने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो निम्न कारक है, निम्न कारक है, ठीक। पहला कारक है ताप का प्रभाव। पहला कारक टेम्परेचर है, ताप का प्रभाव। ये क्या होता है कि किसी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बहुत अधिक बढ़ता है, ठीक। अर्थात अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग टेम्परेचर के समानुपाती समझ लो कि किसी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सामान्यतः ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर देने से, सामान्यतः ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर देने से अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है, ठीक। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, दोगुना। इसी में ताती हेडिंग है तापी गुणांक कि किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में दो तापों के 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर, 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का अनुपात कहलाता है तापी गुणांक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तापी गुणांक। टेम्परेचर कॉफिशिएंट इसे बोलते हैं, तापी गुणांक अंडरलाइन करके लिखोगे, इसी में है। तो तापी गुणांक बराबर, इसमें फार्मूला आता है, तापी गुणांक बराबर आएगा के, क्योंकि जो सामान्यतः ताप लिए जाते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस व 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक। के 35 डिग्री सेल्सियस और के 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका अनुपात कहलाता है तापी गुणांक, जहां के 35 डिग्री सेल्सियस क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और के 25 कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, जहां के 35 बराबर है 35 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, के 25 डिग्री सेल्सियस क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। बात सबको सुनाई कि नहीं। ये कहलाता है तापी गुणांक। क्या कहलाता है, तापी गुणांक। ये हो गया ताप का प्रभाव। कौन सा प्रभाव हो गया, ताप का प्रभाव। जैसा कि भी आपको समझाया था हमने, ताप का प्रभाव कि किसी अभिक्रिया का वेग ताप वृद्धि के साथ बहुत अधिक बढ़ता है। सामान्यतः ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि अभिक्रिया के वेग को दोगुना कर देती है, ठीक। और उसी के नई लाइन से लिखेंगे, किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापी गुणांक कहलाता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहलाता है। ये दोनों ताप 25 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस लिए जा सकते हैं, ठीक। तापी गुणांक बराबर के 35 डिग्री सेल्सियस के 25 डिग्री सेल्सियस, जहां के 35 डिग्री सेल्सियस क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और के 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभी परिभाषित करेंगे कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, ठीक। जैसा कि समझाया था वैसा ही हमने आपको लिख दिया है और इसको आप नोट कर लेंगे। ताप का प्रभाव सेकंड नंबर डालेंगे हेडिंग। अब सेकंड हेडिंग है सांद्रण का प्रभाव। पहले आप लोग समझ लीजिए और फिर लिखवाते हैं। सांद्रण का प्रभाव क्या है कि अणुओं के परस्पर टकराने से कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। पहले से ये क्रिया है A+B और एरो बनेगा C, तो और परस्पर टकराएंगे तभी तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इसमें क्या होता है कि यदि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ा दी जाए
अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो इनके अणुओं की परस्पर टकराने में वृद्धि हो जाएगी, जिससे अपक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। ठीक, अर्थात ये समझ लीजिए कि जो अपक्रिया का वेग है, अपक्रिया का वेग समानुपाती है अभिकारक के सांद्रण के, अभिकारक की सांद्रता के या सांद्रण के। ठीक, या सांद्रता की पावर आप n लिख सकते हो, n जहां क्रिया की कोटि है। नहीं लिखते तो ऐसे लिख सकते हो कि क्रिया का वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको कि अणुओं के परस्पर टकराने से कोई रासायनिक अपक्रिया होती है। होता क्या है कि अभिकारक अणुओं का यदि हम सांद्रण बढ़ा देंगे तो अभिकारक अणुओं के परस्पर टकराने की या प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक, अर्थात अपक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता के। तो सेकेंड हेडिंग आपकी है सांद्रण का प्रभाव। जैसा कि भी हमने बताया था, आप लोगों को समझाया था कि अणुओं के परस्पर टकराने से रासायनिक अपक्रिया होती है। ठीक, ये आपको बताया था हमने। तो इसमें क्या होगा, अतः अभिकारक का सांद्रण बढ़ने पर अणुओं की संख्या में वृद्धि, भाई सांद्रण में वृद्धि होगी तो अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिसके साथ साथ क्या होगा, प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, उनके टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी और अपक्रिया के वेग में भी वृद्धि होगी। ठीक, बात सबको समझ रही है नहीं? तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो अपक्रिया का वेग है वो समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता के। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि अतः अभिकारकों का सांद्रण बढ़ने से अपक्रिया का वेग बढ़ेगा और उनका सांद्रण घटने से अपक्रिया का वेग घटेगा। ठीक, तो सर आपको फिर देखो ध्यान दीजिए, एक बार फिर समझा रहे हैं। पहले हमने समझा दिया है, फिर ये लिख दिया है, आप नोट कर लोगे, इसके बाद दोबारा फिर समझा रहे हैं कि अणुओं के परस्पर टकराने से कोई रासायनिक अपक्रिया होती है। तो इसमें क्या होगा, यदि अभिकारक का सांद्रण बढ़ा देंगे तो अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और अणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ उनकी प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे अपक्रिया के वेग में भी वृद्धि होगी। ठीक, अर्थात ये समझ लीजिए अपक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अपक्रिया का वेग बढ़ेगा, अभिकारकों की सांद्रता घटने पर अपक्रिया का वेग घटेगा। ठीक, तीसरा कारक है दाब का प्रभाव। तीसरा कारक दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने से क्या होगा, दाब बढ़ाने से क्या होगा, दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने से क्या होगा, अभिकारक अणु एक दूसरे के निकट आएंगे, जिससे क्या होगा, उनके आयतन में कमी आएगी और जब आयतन में कमी आएगी तो इकाई आयतन में उसका सांद्रण कम हो जाएगा। ठीक है, ये सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता, जैसे ये सांद्रता बराबर क्या होता है, नीचे में लिखा आयतन लीटर में चलता है अधिकतर। तो भैया क्या होगा कि जब अभिकारक अणुओं पर दाब डालेंगे तो अभिकारक अणु एक दूसरे के निकट आएंगे, जिससे क्या होगा, आयतन में कमी होगी और आयतन में कमी होगी तो सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी और जब सांद्रता में वृद्धि होगी तो क्या होगा, अभिकारक अणुओं की सांद्रता में वृद्धि होने से अभी पढ़ा था, अभिकारक अणुओं के परस्पर प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिससे अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो जिस प्रकार सांद्रण का प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार दाब का भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ध्यान दीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए, फिर आपको लिखा देते हैं हम। ठीक, कि दाब बढ़ाने से क्या होगा, अभिकारक अणु एक दूसरे के निकट आएंगे, जिससे क्या होगा, आयतन में कमी आएगी। आयतन में कमी आने से क्या होगा, अभिकारक अणुओं की सांद्रता में वृद्धि होगी और जब सांद्रता में वृद्धि होगी तो जानते हो क्या होगा, अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि सांद्रता में वृद्धि होने से अभिकारक अणुओं के परस्पर प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी और जब टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी तो अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक, इसीलिए दाब बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग बढ़ता है। आपका दाब का प्रभाव, जैसा कि समझाया था कि अभिकारक अणुओं पर दाब डालने से अणु एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। भाई दाब डालेंगे तो एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, जिससे उनका आयतन घट जाएगा। आयतन घट जाने से क्या होगा, इकाई आयतन में उनका सांद्रण बढ़ जाएगा। पहले से बताया था हमने कि सांद्रण या सांद्रता बराबर होता है
विलेय के मोल नीचे मिनट का आयतन लीटर में। भाई जब आयतन घटेगा तो सांद्रता में वृद्धि होगी, और सांद्रता में वृद्धि होगी जिससे अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। भाई सांद्रता में वृद्धि होगी तो अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, अणुओं की परस्पर प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी और अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। जैसा कि सांद्रण का प्रभाव था उसी प्रकार से दाब का भी प्रभाव है। ठीक। चौथा कारक है भौतिक अवस्था का प्रभाव। तो विषमांगीय क्रियाओं पर, विषमांगीय अभिक्रियाओं पर। विषमांगीय क्रिया क्या होती है कि वे क्रिया है जिसमें अभिकारक का उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो। ठीक है, यहां पर जो है अभिकारक है उत्पाद है, इनकी भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो, उन्हें बोलते हैं विषमांगीय क्रियाएं। तो विषमांगीय क्रियाओं पर अभिकारकों की भौतिक अवस्था का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि ठोस धातुओं की तुलना में उनके चूर्ण अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक, ठोस धातुओं की तुलना में उनके चूर्ण अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल समझ लीजिए, क्यों ऐसा होता बताएंगे भी ऐसा। जैसे आपने देखा होगा लकड़ी का छीलन, और लकड़ी का एक तख्ता है और लकड़ी का छीलन है। आप माचिस की तीली लगाओ, आप पहले कौन पकड़ेगा, लकड़ी का छीलन, क्योंकि वो चूर्ण समझ लीजिए। ठीक, वो तीव्रता के साथ आप पकड़ेगा। तो ठोस धातु की तुलना में उनके चूर्ण अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके चूर्ण में क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और फ्री वैलेंसी मुक्त संयोजकताएं बढ़ जाती हैं, इसलिए उनके चूर्ण अधिक क्रियाशील होते हैं। ऐसा आप कर सकते हो। ठीक, कि लकड़ी का छीलन लीजिए, उसे माचिस तीली लगाओ और लकड़ी के तख्ते में लगाओ, तो छीलन आसानी से आप पकड़ेगा, जबकि लकड़ी वही है। ठीक, तो विषमांगीय क्रियाओं पर अभिकारकों की भौतिक अवस्था का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये चौथा कारक हो गया, हम लिख देंगे वहां पर। पांचवा है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक आपका एक टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे। उत्प्रेरक होता क्या, पहले ये लिख सकते हो कि वह पदार्थ जो अपक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है और अपक्रिया के पश्चात उसके भार, बनावट, संगठन में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तित रहता है, वो कहलाता उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होगा कि अगर एक धनात्मक उत्प्रेरक है, आगे पढ़ाएंगे आपको, भाई उत्प्रेरक क्या करेगा, अपक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देगा, घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। कि जो धनात्मक उत्प्रेरक है वो अपक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है वो अपक्रिया के वेग को घटा देगा। ठीक, इसीलिए कहते हैं क्रिया के वेग को परिवर्तित कर देगा, घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। ठीक, बात सबको सुना रहे कि नहीं। उत्प्रेरक क्या करता है कि अपक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी। धनात्मक उत्प्रेरक अपक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा अपक्रिया के वेग को कम करेगा। ठीक, तो ये आप लोग पढ़ेंगे। उत्प्रेरक आगे आपका टॉपिक है, बात सबको सुना रहे कि नहीं। तो ये उत्प्रेरक का प्रभाव हुआ और ये भौतिक अवस्था का प्रभाव हुआ। ठीक, तो उत्प्रेरक क्या बताओ कि उत्प्रेरक वह पाया पदार्थ है जो अपक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है और अपक्रिया के पश्चात उसके भार, संगठन में मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो ये दो कारक हैं, भौतिक अवस्था का प्रभाव और उत्प्रेरक का प्रभाव। चौथा कारक क्या था, भौतिक अवस्था का प्रभाव। इसमें क्या था, विषमांगीय क्रियाओं में कि वे क्रियाएं जिसमें अभिकारकों की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो, विषमांगीय क्रिया कहलाती है। विषमांगीय क्रियाओं में अभिकारकों की भौतिक अवस्था का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अभी बताया था आप लोगों को। ठीक, कि धातुओं के बारीक चूर्ण ठोस धातुओं की तुलना में अधिक या तीव्र वेग से क्रिया करते हैं या अधिक क्रियाशील होते हैं। बात की चीज क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक, या अधिक हो जाने के कारण अभिकारकों का सांद्रण बढ़ जाता है और सांद्रण बढ़ जाएगा जिससे क्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक, बात सबको सुनाई कि नहीं। तो विषमांगीय, समांगीय क्रियाओं नहीं पड़ेगा, लेकिन विषमांगीय क्रियाओं पर
अभिकारकों की भौतिक अवस्था का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक, जैसा बताया गया कि धातुओं के बारीक चूर ठोस धातुओं की तुलना में तीव्र वेग से क्रिया करते हैं। क्यों? क्योंकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है या अधिक हो जाने के कारण अभिकारक अणुओं का सांद्रण भी बढ़ जाएगा। ठीक, इसीलिए पांचवा कारक आपको समझाया था उत्प्रेरक का प्रभाव, कि वह बाह्य पदार्थ जो क्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, परंतु भार और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता या अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। एक धन उसके आगे लिख सकते हो कि एक धनात्मक उत्प्रेरक, आगे पढ़ाया जाएगा उत्प्रेरक, घबराना नहीं आप लोग। एक धनात्मक सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, वहां पढ़ेंगे। एक धनात्मक उत्प्रेरक अपक्रिया के वेग को बढ़ाता है, जबकि एक ऋणात्मक उत्प्रेरक अपक्रिया के वेग को कम कर देता है। अपक्रिया के वेग को घटाता है। ठीक, तो ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं आगे जानेंगे। ठीक, अब ये ठीक है, वेग नियम या वेग व्यंजक या वेग समीकरण कह सकते हो, तथा वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक इसे कहते हैं। ठीक, इसे भी दर व्यंजक कह सकते हो। ठीक, तो देखो, माना कि सामान्य क्रिया इस प्रकार है। माना एक सामान्य अभिक्रिया इस प्रकार है, इस प्रकार है। ठीक, N1A N2B और एरो M1C और M2D, ये क्या है? रस समीकरणितीय गुणांक, कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों के गुणांकों को, ये गुणांकों को कहते हैं रस समीकरणितीय गुणांक। ठीक, ये रस समीकरणितीय गुणांक है। तो जैसे आप लोग पढ़ते थे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये बता रहे हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम एक दिन हमने आपको यहां पर बताया था किसी वीडियो में, याद भी जान लीजिए। जैसे ये क्रिया है A+B और एरो उत्पाद बन रहा है। ठीक, और यहां पर मान लो M है और ये N है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार क्या है कि किसी पदार्थ की क्रिया की गति उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, और किसी रासायनिक अपक्रिया की गति अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। तो यहाँ पर जो क्रिया का वेग है या गति है समानुपाती एक्टिव मास ऑफ A की पावर m और एक्टिव मास ऑफ B की पावर n, ऐसे लिखते थे भाई। A कितनी बार? m बार, तो पावर हो गया। B कितनी बार? n बार, तो ये पावर हो गया। इसके समानुपाती होती है। ठीक, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से ऐसा पढ़ा था आपने। यहां देखिए, माना एक सामान्य क्रिया इस प्रकार है, तो इस क्रिया का वेग क्या होगा? अब क्रिया का वेग वो समानुपाती आएगा एक्टिव मास ऑफ A की पावर x, एक्टिव मास ऑफ B की पावर y। ठीक है, अब क्रिया का वेग समानुपाती क्या आएगा? A एक्टिव मास इसकी पावर x, एक्टिव मास ऑफ B इसकी पावर y। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट डाल दीजिए। यहां पर लिख सकते हो कि जहां एक्टिव मास ऑफ A व एक्टिव मास ऑफ B के घातांक x व y क्रमशः रस समीकरण, पहले एक बार समझ लीजिए फिर दोबारा बताते हैं। रस समीकरणितीय गुणांक स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गुणांक
N1 व N2, N1 N2 के समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी, के समान भी हो सकते हैं अथवा भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक, अभी समझाएंगे आपको हम। यहां पर ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, या बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखना है कि जो x और y के मान होते हैं ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, और यह क्रिया की कोटि कहलाती है कि x प्लस वाई जो होगी वो क्रिया की कोटि होगी। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही पढ़ाएंगे। इसका मान प्रयोगों के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक, इसके द्वारा, प्रयोगों के द्वारा। तो उनके जो मान होते हैं वो N1 N2 के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी, जैसा आपने प्रयोग किया और उसी के आधार पर आप गणना करके निकालते हैं। ये आपको आगे बताए जाएंगे, न्यूमेरिकल भी है कि x y के मान कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अब क्रिया का जो वेग है वो समानुपाती एक्टिव मास ऑफ a की पावर x एक्टिव मास b की पावर y, जहां एक्टिव मास ऑफ b के घातांक x और y क्रमशः रस समीकरण विधि गुणांक N1 व N2 के समान भी हो सकते हैं अथवा भिन्न भी हो सकते हैं। इनके मान इनके बराबर भी हो सकते हैं, भिन्न भी। क्यों? क्योंकि जो x और y के मान होते हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखोगे कि इसका मान प्रयोगों के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, और यही कहलाती है क्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आगे भी पढ़ेंगे। ठीक, क्या होता है। तो इसके नीचे क्या लिखना है देखिए, यही आएगा कि क्रिया का वेग, अब क्रिया का वेग बराबर आ जाएगा k एक्टिव मास ऑफ a की पावर x एक्टिव मास ऑफ b की पावर x, सॉरी b की पावर y चल रही है, ये समीकरण सेकंड है। ठीक, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अभिकारक के सापेक्ष क्या आएगा, माइनस d एक्टिव मास ऑफ r अपॉन dt बराबर k एक्टिव मास ऑफ a की पावर x एक्टिव मास ऑफ b की पावर y। ठीक, आप इसको समीकरण फर्स्ट ना लिखे तो इनको लिख सकते हो फर्स्ट सेकंड, इतना कर लो। और मतलब रिएक्टेंट, मतलब इसकी सांद्रता विलुप्त होती किसी क्षण, और किसी क्षण के लिए डी चलता है, आपको बताया था। अभिकारक के सापेक्ष माइनस क्योंकि विलुप्त हो रहा है, ये क्रिया का वेग है। तो समीकरण 1 और 2, जहां के क्या है, एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं, इसकी परिभाषा भी निकालेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 क्या है, अब क्रिया का वेग नियम या वेग व्यंजक है। ठीक, तो वेग नियम क्या हुआ कि अब क्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पदों में निरूपण अब क्रिया का वेग नियम कहलाता है, और इसे वेग व्यंजक भी कहते हैं। ठीक, तो यहां पर नीचे लिख सकते हो, इसी के नीचे आप लिख सकते हो कि अभिक्रिया के वेग का अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के रूप में निरूपण वेग नियम कहलाता है। वेग नियम कहलाता है, इसे वेग व्यंजक या दर व्यंजक भी कहते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड। अब वेग नियम है, वेग नियम या वेग व्यंजक, इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं? फिर एक बार ध्यान दीजिए कि माना एक सामान्य क्रिया इस प्रकार है, इस तरीके से। अब क्रिया का वेग ऐसा हुआ,
जहां एक्स वाई बता दिया क्या होगा और इनको कैसे याद कर मतलब निकालते हैं ये ध्यान रखोगे आप लोग प्रयोग द्वारा। अब क्रिया का वेग हो गया ठीक। ये सब नीचे लिख देते जहां के एक स्थिरांक है, यहां लिख देना नीचे जहां के एक स्थिरांक है, जहां के एक स्थिरांक है जिसे अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसे अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं ठीक। वेग स्थिरांक कहते हैं, नोट कर लेंगे ठीक है कि जहां के एक स्थिरांक है जिसे अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं ठीक। अब इसकी परिभाषा हम निकालेंगे। इसकी क्या निकालेंगे? परिभाषा अपक्रिया के वेग स्थिरांक की, क्योंकि वेग स्थिरांक भी डीसी में है। तो नीचे लिखेंगे यदि एक्टिव मास ऑफ ए बराबर एक्टिव मास ऑफ बी बराबर 1 मात्रक, मतलब इनकी सांद्रता यदि इकाई कर दी जाए, तो जब इनकी सांद्रता इकाई कर दोगे तो क्या आएगा बताओ? डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी, ये बराबर क्या आएगा? सिर्फ के, अर्थात अपक्रिया का वेग बराबर अपक्रिया का वेग स्थिरांक। यदि एक मात्रक हो तो अपक्रिया का वेग बराबर क्या आएगा? वेग स्थिरांक। इसी से परिभाषा आ जाएगी, इसी से परिभाषा निकाल लेंगे कि यदि किसी अपक्रिया में अभिकारक पदार्थों की सांद्रता इकाई कर दी जाए तो अपक्रिया के वेग को ही अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं ठीक। बात सबको समझ में नहीं? यहां पर लिखेंगे यदि किसी अपक्रिया में, यदि किसी अपक्रिया में अभिकारक पदार्थों की सांद्रता, अभिकारक पदार्थों की सांद्रता इकाई कर दें या एक काम कर दें, इकाई कर दें, तो अभिक्रिया के वेग को ही अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को ही अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, या तो अपक्रिया का वेग ही अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है या वेग स्थिरांक के बराबर होता है। बातें की चीज है, इकाई कर दे तो अपक्रिया के वेग को ही अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। ये वेग स्थिरांक की परिभाषा हो जाएगी ठीक। बात सबको समझ आ गई कि नहीं? ये वेग नियम हो गया। क्या होता है कि अपक्रिया के वेग का अभिकारकों की सांद्रता के रूप में निरूपण, या अपक्रिया के वेग का अभिकारकों की सांद्रता के रूप में निरूपण कहलाता क्या? अपक्रिया का वेग नियम ठीक, यानी वेग नियम कहलाता है। इसे वेग व्यंजक भी कहते हैं। समीकरण 1 और 2 वेग नियम या वेग व्यंजक है ठीक। जहां लिख दिया था कि क्या है? वेग स्थिरांक। अब क्या करेंगे? यदि एक्टिव मास ऑफ ए बराबर एक्टिव मास ऑफ बी बराबर 1 मात्रक हो तो ये बराबर आएगा, अर्थात अपक्रिया का वेग बराबर अपक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर। कोई परिभाषा लिख दी कि यदि किसी अपक्रिया में अभिकारक पदार्थों की सांद्रता इकाई कर दे तो अपक्रिया के वेग को ही अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं ठीक। बात सबको समझ आई कि नहीं? तो आप इतना नोट कर लोगे, ये आपका हो गया वेग नियम तथा वेग स्थिरांक की मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है अभिक्रिया की आणविकता या अल्पसंख्यकता। इसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ठीक है। और इसके बाद जो हेडिंग होगी वो अपक्रिया की कोटि आएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अपक्रिया की आणविकता क्या होगी कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रकट करती है ठीक, उसे कहते हैं अपक्रिया की आणविकता। अभी लिख देंगे परिभाषा। जैसे देखिए पहले एग्जांपल समझ लो फिर परिभाषा और समझाते हैं गहराई से ठीक। जैसे ये क्रिया है H2 + I2 और आपका बनेगा 2HI ठीक।
तो इस क्रिया में इसका एक अणु है, इसका एक अणु है, तो ये क्रिया द्विअणु का क्रिया है, अर्थात इस क्रिया की आणविकता 2 है। ठीक, बात सबको सुना है कि नहीं? इस क्रिया की आणविकता 2 है। जैसे ये क्रिया है 2NO + O2 और क्या बनेगा 2NO2। इस क्रिया की आणविकता 3, क्योंकि इसके 2 अणु भाग ले रहे, इसका 1 अणु भाग ले रहा है, तो इस क्रिया की आणविकता कितनी हुई 3 हुई। तो इसका मतलब हुआ कि जो आणविकता है ये पूर्ण अंक में होगी। ठीक, या पूर्णांक लिख सकते हो, पूर्ण अंक में होगी, ना ही कभी ऋणात्मक होगी, ना ही ऋणात्मक होगी और ना ही शून्य होगी। ठीक, तो अपक्रिया की आणविकता क्या है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रकट करती है, अपक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता कहलाती है। ठीक, तो यहां इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रकट करती है या प्रदर्शित करती है। ठीक, करती है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रकट करती है, प्रदर्शित करती है, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। ये ध्यान रहे, अपक्रिया की कोटि की परिभाषा इसी तरीके से है, बस यहां होगा कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो अपक्रिया के वेग को निर्धारित करती हो। अभी पढ़ा था कि अपक्रिया का वेग समानुपाती इसकी पावर x y, तो x + y अपक्रिया की कोटि थी। तो अपक्रिया की कोटि की परिभाषा जो आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसे परिभाषा बिल्कुल सेम इसी तरीके से, थोड़ा सा चेंज है बस, कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो अपक्रिया का वेग निर्धारित करती हो, उसे कहते हैं अपक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक, जैसा कि पढ़ा था x + y = अपक्रिया की कोटि, तो वो अपक्रिया की कोटि है, ये अपक्रिया की आणविकता है। इसका मान पूर्ण अंक में होता है, पूर्ण अंक में होता है, या ऋणात्मक शून्य या भिन्नात्मक नहीं हो सकता, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, और क्रिया की कोटि ऋणात्मक, शून्य, भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक, लेकिन अब क्रिया की कोटि जो है मतलब इसका मान पूर्ण अंक में होता है। ठीक, या ऋणात्मक, शून्य या भिन्नात्मक नहीं हो सकता इसका मान। जैसे एग्जांपल एक ये कि इस अपक्रिया की कोटि कितनी है, आणविकता, इस अपक्रिया की आणविकता बराबर 2, क्योंकि इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं। इस अपक्रिया की आणविकता कितनी 3, क्योंकि इसके 2 इसके 3। ठीक, तो ये अपक्रिया की आणविकता की परिभाषा है या अणुसंख्यता की परिभाषा है। ठीक, बात सबको सुनाई कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करती है, क्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक, और इसमें आपके 2 उदाहरण ये हो गए।